स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ से उठाए, एक एक लाइन पढ़े और इस पेज लास्ट पेज तक आप आ गए, 3 पेज पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है हमने सब पढ़ लिया, खत्म, और इस तरीके से पूरी बुक कर लेते हैं, फिर आप बोलते हो उस बुक से कुछ आया नहीं। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एमपी जीके की बुक कैसे पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दें ताकि एक रिदम में हम आ जाएं, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, किस तरीके से अगर वो 400 पेज की बुक है तो सिर्फ 2 घंटे डेली देके 3 से 4 महीने में आप एकदम परिपक्व हो जाओ एमपीजीके में। चाहे वो एमपीपीएससी की बात करें तो 50% प्रीलिम्स के क्वेश्चन एमपी से होते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन होते हैं और ओवरऑल 100 क्वेश्चन में, तो 45 क्वेश्चन मतलब 50%, ठीक है। आप मेंस में देखो उसमें भी बहुत सारे एमपी के पोर्शन के यूनिट हैं। आप किसी भी वनडे व्यापम एग्जाम में देखो, एमपी ईएसबी एग्जाम या व्यापम में एमपी के क्वेश्चन आने हैं, आबकारी आरक्षक, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी जेल पुलिस, एमपी सब इंस्पेक्टर, जितने भी वैकेंसीज एमपी में आती हैं एमपी स्टेट के लिए, वहां पे एमपी जीके पूछी जाती है। और अगर आपकी एमपी जीके बहुत अच्छी हो गई है तो आप समझ लो यहाँ से यहाँ आपका स्तर आ जाएगा, फिर आपको मैथ्स, रीजनिंग और अदर चीजें पढ़नी होंगी। तो बट होता क्या है कि एमपी को हर कोई, देखो एक है कि एग्जाम्पल के लिए कि मैंने ये बुक ला के रखी है, मेरे पास एमपी जीके की बुक यहाँ पे नहीं है प्रयागराज में, मैंने यहाँ पे ये बुक ला के रखी है। और सिर्फ ला के रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप तो बुक्स कहीं से भी ला के इकट्ठे करके रख लो, बात ये है कि उस बुक को आपने पढ़ के कितने एग्जाम्स में आपको फायदा हुआ है। हर एक बुक मुझे ऐसा लगता है अच्छी होती है अपने आप में, कोई भी पब्लिशर ये सोच के नहीं बनाता है कि मेरे बुक से क्वेश्चन ना आए, हर कोई यही सोचता है कि हाँ मैं इसको ऐसे फैक्ट, इसमें ऐसे फैक्ट ऐड करूँ, ऐसे कंसेप्ट ऐड करूँ कि लोगों को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो। और फायदा होता भी है, किसी भी बुक को आप ले लो, उसको बार बार पढ़ो, डेफिनेटली फायदा होगा, बस उस पढ़ने के तरीके को आपको बदलना होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, और बाद में किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है कितने दिन में, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। और डेफिनेटली आई कैन क्लेम कि आपको बहुत बहुत, ये वीडियो आई थिंक 10 मिनट या 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपको बहुत जिंदगी भर के ये कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कर दिया करो, थोड़ा तो लाइक किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट जरूर किया करें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एमपी की बुक कोई लाए और उसी को सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, ये नहीं करना है। क्योंकि अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब इसके बाद आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। आप कोई भी एमपी जीके की बुक ला रहे हो, ठीक है, उसमें आप देख लो सबसे पहले कितने पेजेस है, मे बी 300 पेजेस या 400 पेजेस। आप ये डिसाइड करो कि आपको डेली कितने घंटे देने हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ आपको सिर्फ 2 घंटे डेली देने हैं, यानी 120 मिनट, 2 घंटे डेली, और 3 महीने मैक्सिमम लगातार आपको देने हैं 2 घंटे डेली। दूसरी चीज, आप जब देखोगे कि फर्स्ट या सेकंड पेज में कुछ इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन दे दिया एमपी का, ठीक है सॉरी, उसके बाद एमपी की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में दिया रहता है, तो आपको ना क्या करना है, इंडेक्स देखना है। कई लोग क्या करते हैं, हर एक बुक में क्या होता है, एमपी का इंट्रोडक्शन दिया रहता है, उसके बाद एमपी की हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, मोस्टली मैंने भी पहले टाइम यही किया, पर बाद में पता चला ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शुरुआत में ही आपको हिस्ट्री लेके नहीं बैठनी है, क्योंकि हिस्ट्री टफेस्ट पोर्शन है एमपी का। एमपी जीके की अगर हिस्ट्री ही लेके बैठ जाएंगे, इतिहास ही लेके बैठ जाएंगे, बहुत टफ है, हम वो रिदम बना ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, सबसे पहले क्या करना है, एमपी का इंट्रोडक्शन, क्या करना है, एमपी का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन करना है, ताकि हम एमपी को जाने कि एमपी का राजकीय पशु क्या है, एमपी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कितने जिले हैं, कितने संभाग है, किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ये पूरा आपको, जब आप ये जो मैप होता है एमपी का, अगर आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि कहाँ पे कौन सा जिला है, कौन सा राज्य टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश कौन कौन से जिलों को टच कर रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ कौन कौन से जिलों को टच कर रहा है, तो आप सब अच्छे से यहाँ पे इतना करना जरूरी है। उसके बाद अगर पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपको एमपी की ज्योग्राफी उठानी है, ठीक है, दूसरा आपको एमपी की ज्योग्राफी उठानी है। एमपी की ज्योग्राफी मतलब पर्वत हो गया आपका, पठार हो गया आपका, नदियां हो गई, खनिज क्षेत्र हो गए, वहां की मिट्टी हो गई कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, ये मान लो मुझे मैपिंग वगैरह बनानी नहीं आती अच्छे से, ठीक है, ठीक है, समथिंग इस टाइप का अपना मध्य प्रदेश का मैप होता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ये लगभग हमारा ये पूरा क्या है, ये पूरा बुंदेलखंड है ना, ये उत्तर मध्य भारत का पठार है ना, यहाँ पे आपकी
ये ये मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पे क्षेत्र है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है, कौन से पर्वत किधर है, कौन से पठार, किस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नदियां कौन सी नदी किधर बहती है, ठीक है। गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बहुत सारी नदी है। तो आपको पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है नॉर्मली, फिर आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, पर्वत पठार वगैरह सब। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे, ज्योग्राफी पढ़ लोगे, उसके बाद अभी भी आपको हिस्ट्री में नहीं जाना, उसके बाद आपको पॉलिटी में जाना है, ठीक है। कि शुरू से मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ से लेके मध्य प्रदेश का पूरा राजनीतिक जितना भी आपको तंत्र पढ़ना है, सॉरी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल सबसे पहले कौन है, उनके आर्टिकल्स पढ़ लो, मुख्यमंत्री पढ़ लो, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का पंचायती राज पढ़ लो। जब आप हिस्ट्री, सॉरी, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे, एमपी का ज्योग्राफी पढ़ लोगे, एमपी की पॉलिटी पढ़ लोगे, अब आप रिदम में आ गए हो। अभी आपको जब ये 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे आपको, तो आपको क्या हो जाएगा, एमपी से प्यार हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उससे आपको क्या होना चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, यानी कि मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। अब आप एंट्री करो थर्ड सब्जेक्ट में, वो क्या है, वो क्या है, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री और प्लस एमपी का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब आपने रिदम में 1-1.5 महीने एमपी का इंट्रोडक्शन, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी पढ़ ली है। अब आप एमपी हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हो, रिदम में आ चुके हो। अब आपको एमपी से लगभग लगभग प्यार हो गया, एमपी का आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एमपी की हिस्ट्री पढ़ते टाइम भी कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपकी एमपी हिस्ट्री ऐसी हो जानी चाहिए और ऐसी हो जाएगी। देखो, एमपी हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है कि एकदम एक एक लाइन आपको पढ़ना, तो सब कुछ है, लेकिन ध्यान कहाँ पे देना है। जैसे जो बड़े राजवंश है उनके तो सब कुछ ध्यान देना, जो बहुत बड़े बड़े, जैसे चंदेल राजवंश, ठीक है, चंदेल हो गया, परमार हो गया, कलचुरी हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं। इसी तरीके से रियासतें, तो बघेलखंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एमपीपीएससी में उठा के देखो चाहे वनडे में, बघेलखंड की शब्दावलियां आती हैं, पनही से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बघेलखंड से। तो बघेलखंड रियासत देख लो। फिर उसके बाद आपको देखना है, क्या देखना है, बुंदेलखंड, ठीक है, रियासत, होलकर रियासत, ठीक है। फिर गोंडवाना से बहुत, क्योंकि ये एक गोंड जनजाति से संबंधित राजवंश है, तो गोंडवाना रियासत से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बड़े रियासत है और जो बड़े ये क्या है, राजवंश है, उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। लेकिन कुछ कुछ छोटे राजवंश है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उच्चकल्प, उच्चकल्प राजवंश, तो आपको ये छोटे जो राजवंश है ना, उनके बारे में 3 से 4 डायमेंशन याद करना है, ठीक है। जैसे पहला है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, सतना। एक को एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। इसका संस्थापक अगर आपकी बुक में दिया है तो इसके संस्थापक, इसकी अगर राजधानी दिया है तो इसकी राजधानी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उच्चकल्प राजवंश किस क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश के, तो सतना जिले में, ठीक है। संस्थापक अगर दिया है, राजधानी दी हुई है, और इसके राजा का अगर नाम दिया है, कोई महान राजा और उसने कुछ महान कार्य करवाया है स्थापत्य कला में, या तो मंदिर बनवाया, या तो कुछ अच्छा कार्य, या फिर कोई युद्ध जीता, तो वो ये 3 से 4 डायमेंशन आपको इन छोटे छोटे राजवंश के बारे में आपको जानना है ना। सब कुछ आपको नहीं इतना ज्यादा घुसना है, और ना ही बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा प्रायोरिटी, मैंने बता दी। फिर उसके बाद हिस्ट्री आर्ट कल्चर भी हो जाए तो आपको अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी के अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। एक दो हर एक एग्जाम में आता है कि ये मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो बहुत सारे ऐसे अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। अगर मैं बुक्स की बात करूं एमपी के, तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि हर बुक अपने आप में अच्छी होती है। परीक्षा धाम बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। परीक्षा धाम को आप पढ़ सकते हो, थ्योरी। दूसरा आप पढ़ सकते हो, मतलब किसी एक को पढ़ना है, पहले सबसे पहले एक को, और कैसे अब बुक को पढ़ना है वो मैं अब स्टार्ट करूंगी बताना। उसके बाद आप ये ले सकते हो, एक अभी आई है सिलेक्शन तक की, डीके गौतम सर की, ठीक है, सिलेक्शन तक की डीके गौतम सर की। या फिर कोई भी आपके पास जो है, जरूरी नहीं है नई बुक लो यार। आप लोग बुक्स को लेने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हो कि नहीं ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक ले लो। मैं कहती हूँ आपके पास जो है उसी को इस तरीके से पढ़ो, किस तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, फिर आपका फर्क दिखेगा। आप पहले एमपी जीके में कैसे थे और अभी एमपी जीके में कैसे थे, फर्क होना चाहिए पढ़ने के तरीके में। अब आते हैं पढ़ने के तरीके, ठीक है। अब मैं मान के चलती हूँ कि आप एक दिन में लगभग आप 3 पेज या 4 पेज पढ़ पा रहे हो। मैं अभी आइडियल, देखो किसी किसी के 1 घंटे में या 2 घंटे में पढ़ने की कैपेसिटी 3 होती है, तो किसी की 4 पेज होती है, किसी की 5 पेज होती है, किसी की 6 पेज, लेकिन मैं आइडियल 3 पेज, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ एकदम बेसिक स्टूडेंट मेरे वीडियोस देख रहा है, तो मैं मान के चलती हूँ 3 पेज। हो सकता है वो आप 4 भी पढ़ सकते हो, 5 भी, 6 पेज या 8 पेज भी पढ़ सकते हो, बट मैं मान के चलूंगी 3 पेज, ठीक है। 3 पेज। अब आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। आप पहली बार बुक्स को पढ़ने जा रहे हो, पहले पेज में कुछ लाइंस लिखी हुई है, एक पैराग्राफ यहाँ खत्म, दूसरे पेज में ये पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। इसी तरीके से पैराग्राफ वाइज लाइंस होती है, ठीक है।
देखो, अब देखो बहुत ही इतने डिटेल में और इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कोई बताएगा और ना ही आज तक बताया होगा। देखो, आपको करना क्या है, आप पहली बात तो इंडेक्स पढ़ लो। मैंने बोला आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है, पर ज्योग्राफी के भी इंडेक्स पढ़ लो आप। पर पहले दिन पढ़ने के पहले आपको ज्योग्राफी के इंडेक्स पढ़ लेने हैं। कि आप पर्वत पढ़ोगे, फिर पठार पढ़ोगे, फिर नदियां पढ़ोगे, फिर खनिज क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, जलवायु, मिट्टी, ये सब आपको पढ़ने हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब आप बैठे पर्वत पढ़ने, मध्य प्रदेश के पर्वत और पठार पढ़ने, ठीक है। पहले दिन आपको लगभग आपको ये मान के चलना है कि मान लो हमको 3 पेज हम पढ़ेंगे, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में 3 पेज। लेकिन इस 3 पेज को कैसे पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पहले पेज को हम क्या करते हैं, नॉर्मल है, यहाँ से उठाए, एक एक लाइन पढ़े और इस पेज, लास्ट पेज तक आप आ गए। 3 पेज पढ़ लिया, अब आपको लग रहा हमने सब पढ़ लिया, खत्म। और इस तरीके से पूरी बुक कर लेते हैं। फिर आपको, आप बोलते हो उस बुक से कुछ आया नहीं। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, आपके पास XYZ कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, उस तरीके से पढ़ो। फिर आप देखो और उसी बुक से आपको फिर क्वेश्चन दिखेंगे। कैसे, पहले पेज में सबसे पहले तो इस एक पेज की स्टोरी को समझो। इस पहले पेज में 3 से 4 पैराग्राफ होंगे। जैसे कि आपने यहाँ से एक पैराग्राफ में 5 से 6 लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 लाइन है, एक पैराग्राफ। जब आप इस एक पैराग्राफ को पढ़ लो तो आगे दूसरे पैराग्राफ पे नहीं बढ़ना है। इस एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस लाइन में कौन सा फैक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अपने आप मन में रैच करने हैं क्वेश्चन कि इन 4 से 5 लाइन जो मैंने पढ़ी है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या वास्तव में उस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर है तो आप उसको एक बार बस शांत मन से, मन में, दिमाग में सिर्फ आपको सोच लेना है। इसमें अभी ब्लैक पेन का यूज नहीं करना और ना ही हाईलाइटर का यूज करना है। ये आपका एक पैराग्राफ एक बार आपने नॉर्मल रीडिंग करी, उसके बाद आपने दिमाग में सोच लिया। जब इस पैराग्राफ को आपने इस तरीके से कर लिया तो उसी पेज के दूसरे पैराग्राफ को, ठीक है। और उसके बाद जब ये पूरे दोनों पैराग्राफ हो जाए तो फिर से एक से यहाँ तक आपको पढ़ना है। जब ये एक पेज हो जाए तब सेम आपको दूसरे पेज में करना है। इस पैराग्राफ को कंप्लीट करिए, फिर दिमाग में सोचिए कौन से फैक्ट आ गए हैं। हो सकता है 2 या 3 फैक्ट एक पैराग्राफ से बने, फिर दूसरे पैराग्राफ को भी सेम 3 से 4 फैक्ट, ठीक। ये 2 पेजेस हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे तो आप पाएंगे कि पूरे दोनों पैराग्राफ में यहाँ पे भी 8-9 फैक्ट पाएंगे, यहाँ पे भी लगभग 9 या 10 हो सकते हैं, यहाँ पे भी लगभग 10 या 12 फैक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन 23 पेज में 3 पेज में आपने 30 फैक्ट क्या किए, निकाले पहले ही दिन। लेकिन कहाँ, सिर्फ दिमाग में आपने बनाया कि हाँ इन पैराग्राफ में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आपने सोच लिया जोर डाल के कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपने 3 पेज पढ़ लिए, पहले दिन की बात है। जैसे मान लो आज आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब कल पढ़ना है, 1 मिनट, आपने कल इन 3 पेजेस को पढ़ा था। कल मतलब जैसे आज मान लीजिए आपने इन 3 पेजेस को पढ़ लिया है, ठीक है। इन 3 पेजेस को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कल हम जब पढ़ने बैठेंगे फिर से एमपीजी के, तो आपको डायरेक्ट इस पेज में नहीं जंप करना है। यही गलतियां हम कर देते हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसको कल वापस से रिवीजन करना है। इसीलिए आज जो हमने पढ़ लिया है इन 3 पेजेस को, कल फिर से पढ़ते टाइम आपके हाथ में एक ब्लैक पेन होना चाहिए, जैसे मेरे हाथ में स्केल है, ब्लैक पेन सॉरी, या व्हाइट ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन होना चाहिए। तो आधे घंटे लगेंगे इन पेजेस को वापस से देखने के लिए। जो हमने कल दिमाग में 8 से 9 लाइन, 8 से 9 फैक्ट हाईलाइट किए थे हर पेज के हर पैराग्राफ में, है ना। यहाँ पे भी 8 से 9, यहाँ पे भी 9 से 10। उनको अब आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से क्या करना है, अंडर बॉक्स या अंडरलाइन कर लेना है। उन्हीं उन्हीं फैक्ट्स को कर लेना है और एक बारी वापस से रीडिंग मान लेनी है। जहां कल 1.5 घंटे लगे थे वहां पे आज आधे घंटे लगेंगे। उन फैक्ट को वापस से पढ़ लेना है और अंडरलाइन कर लेना है। आधे घंटे लगेंगे। फिर आप इन 3 पेजेस को, जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में कैसे पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है। अब ये तो हो गया, डेली आपको ऐसे करते जाना है, ठीक है। कि 3 पेजेस जो आपने एक दिन पहले पढ़ा उनका रिवाइज करो, मतलब ब्लैक पेन से आप हाईलाइट करते जाओ, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते जाओ, नेक्स्ट 3 पेजेस को करते जाओ। अब आपको क्या करना है कि 7 के 7 दिन नहीं पढ़ना है, 7 में से आपको 6 दिन क्या करना है, यही प्रोसेस से अपनाना है। डेली 3 पेज पुराने वाले का रिवाइज करो, यानी ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते जाओ, नए 3 पेज पढ़ते जाओ, जो कि दिमाग में सोचना है। 6 दिन में आपने कितना पढ़ा, लगभग 18 पेज, है ना। लगभग आप 18 पेज पढ़ लोगे 6 दिन में। 7वें दिन आपको क्या करना है, इन 18 पेजेस में से हर 18 पेज में मैं मान के चलती हूँ 10 फैक्ट आपने अंडरलाइन किया है, तो 180 फैक्ट हो गए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 180 फैक्ट हो गए, है ना। अगर आपने 18 पेजेस पढ़े और लगभग हर पेज में 10 फैक्ट तो मिनिमम है ना। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो गए। तो 7वें दिन आपको लगभग 10 से 12 घंटे सिर्फ एमपीजीके को देनी है। और इन 80 फैक्ट जो आपने ऑलरेडी ब्लैक पेन से हाईलाइट किया या अंडर बॉक्स किया, अंदर जो भी फैक्ट हैं उनको क्या करना है, उनमें से 180 में से आप समझ लो 50 से 60 तो आपको टू द पॉइंट एकदम याद होगा कि इस फैक्ट को तो आप नीड भी आपसे कोई याद दिला दे, क्वेश्चन पूछे तो आप सही कर लोगे, तो वो तो आपको छोड़ देना है। लेकिन
कुछ फैक्ट ऐसे होंगे इन 80 फैक्ट में से कि आपको लगेगा नहीं अभी भी पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत टफ है। उनको आपको क्या कर लेना, हाईलाइट करना है। जैसे आपने यहाँ पे मान लो लिखा है कि उचेहरा उचेहरा कहाँ पे है, सतना जिले में है, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया था, सेकेंड टाइम पढ़ते हुए ऐसे अंडर बॉक्स कर लिया था, अंडर बॉक्स कर लिया था ब्लैक कलर से। लेकिन जब आप संडे को आप रिवाइज कर रहे हो तब आपको क्या करना है, अभी भी आपको याद नहीं हो रहा है कि उचेहरा आखिर कहाँ पे है, इसको क्या करना है, नियॉन कलर का ग्रीनिश और येलोइश मिक्स कलर का एक नियॉन कलर होता है, उसका हाइलाइटर आता है। तो इसी को आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे तो इरेज हो रहा है, आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। तो इसी 180 में से लगभग 100 ऐसे फैक्ट बचेंगे जो हाईलाइटेड होंगे। अब जब आप इन 18 पेजेस को देखोगे ना तो आपको लगेगा सब कुछ आता है। तो बार बार जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हीं को बार बार पढ़ोगे। फिर एक बार 1 मंथ के बाद आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद वापस से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इस तरीके से अगर आपने पढ़ा, इस तरीके से अगर आपने, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस तरीके से मैंने एमपी को बताया है ना, अभी एमपी जीके की सीरीज भी लॉन्च करूंगी मैं, अभी नहीं 2 या 3 महीने बाद में भी करूं, बताऊंगी जब भी करना होगा। स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो, कुछ भी नया लॉन्च होगा तो बताऊंगी। और जो शुरुआत में लेते हैं बच्चे उनको काफी फायदा होता है क्योंकि थोड़ा सा प्राइस वगैरह बहुत कम रहता है। और अभी लूसेंट की सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ लूसेंट की बुक। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बुक को जिसने पढ़ा नहीं है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एमपीपीएससी, चाहे व्यापम, चाहे वनडे। लूसेंट की सीरीज मात्र 268 रुपए में आपको पूरी लूसेंट पढ़ाई जाएगी, जबकि लूसेंट की जो प्राइस है वो लगभग 300 रुपए सिर्फ बुक है। और आपको इस पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। तो आप लोग ले सकते हो स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। बहुत ही अच्छे से उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपकी एमपीजी की अच्छी हो गई, अगर आपकी लूसेंट अच्छी हो गई, आपकी एमपीजी के, आपकी लूसेंट, ठीक है, आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर और हिंदी वोकेबलरी, इतनी चीजें अच्छी हो गई तो आप एमपी का व्यापम दो, एमपी का एसआई दो, एमपी का आबकारी दो, एमपी जीके मतलब एमपी का पीएससी भी, प्रीलिम्स अगर एमपी जीके, और बाकी कुछ अलग से यूनिट है प्रीलिम्स की तो थोड़ी बात अलग है। आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर दे रहे हो तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को आई होप कि पसंद आया हो, इस पूरी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, है ना। बाकी तो एक मिनट, आप कोई भी अलग टॉपिक पे चाह रहे हैं वीडियो तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।